सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं सिविल वॉर के बारे में। ये कहानी है कुछ जर्नलिस्ट की जो एक युद्ध के दौरान फंस जाते हैं। तब उनके अंदर की इंसानियत जगती है कि वो भी लोगों को बचाएं। लेकिन जब से वो लोगों को बचाने की तरफ आगे बढ़ते हैं, उनके सर पर भी खतरा मंडराने लगता है। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने भविष्य का दृश्य आता है। हम अमेरिका के राष्ट्रपति को देखते हैं जो सबको संबोधित कर रहे हैं। हर जगह पे सिविल वॉर छिड़ा हुआ है। वो सबको संबोधित करते समय कहते हैं कि हम जीत के बिल्कुल दहलीज पे हैं। यह हमारी सबसे बड़ी जीत होगी। लेकिन राष्ट्रपति की बातों को सुन करके हमें पता लगता है कि वो भी अंदर से डरे हुए हैं। उन्हें पता है कि उनकी वजह से क्या हुआ है। चारों तरफ लड़ाई का माहौल है। लोग एक दूसरे के जान के प्यासे बन चुके हैं। राष्ट्रपति कहते हैं कि जितनी भी पश्चिमी फोर्सेस हैं, हम उन सबको हराएंगे और इस चीज को साबित करेंगे कि हम इतने बेहतर क्यों हैं। इसी बीच हम ली नाम की एक लड़की को देखते हैं जो टीवी देख रही है। ली एक वॉर फोटोग्राफर है। वो भी राष्ट्रपति के भाषण को सुन रही है। भाषण को सुनने के बाद उसे एहसास होता है कि राष्ट्रपति यहाँ पर वार्निंग दे रहे हैं टेक्सास और कैलिफोर्निया को कि वहाँ की जो सरकार है वो इनकी बात माने और इनके हिसाब से चले। वो अपनी यूनियन को अलग ना समझे। हाल ही में फ्लोरिडा के साथ गठबंधन करने की कोशिश की गई थी, जो गठबंधन फेल हो गया। लेकिन जितने भी बागी थे उनके भी मंसूबे पूरे नहीं हो पाए हैं। जल्दी ही बागियों के ऊपर कार्रवाई हुई। अगले दिन हम ली को देखते हैं जो अपने साथी जो के साथ पहुंचती है एक वॉर वाली जगह पर ताकि वो फोटोज ले सके। यहाँ पर सरकार की सेना भी है। लोग जब बेकाबू हो जाते हैं तब वो सबके ऊपर लाठी चार्ज करना शुरू कर देते हैं। यहीं पर हम एक और वॉर फोटोग्राफर को देखते हैं। इस मुठभेड़ के दौरान उसके सर पे चोट लग जाती है। जैसे ही ली इस चीज को देखती है, वो भाग करके जाती है उस लड़की को बचाने के लिए। इस लड़की का नाम है जेसी। ली उसे दूर ले आती है वहाँ से और उसे समझाना शुरू करती है कि अपने आप को बचाना कितना जरूरी है इस वक्त में। धीरे धीरे लड़ाई बढ़ती जा रही है। ली ऐसे ही तस्वीरें लेती रहती है। तभी ली की नजर पड़ती है कि यहाँ पर हेलीकॉप्टर लेकर के लोग आ चुके हैं, यानी वो कभी भी ऊपर से बॉम्ब गिरा सकते हैं। वो जेसी को लेकर के भागने लगी है और ऐसा ही होता है। एक बड़ा सा धमाका होता है और बहुत सारे मासूम लोग मारे जाते हैं। जेसी बहुत देर तक सुन्न पड़ी रहती है। थोड़ी देर के बाद जैसे उसे होश आता है, वो चारों तरफ ढूंढना शुरू कर देती है ली को। तब हम देखते हैं कि ली यहाँ पर लाशों की तस्वीरें ले रही है। शाम होते ही ये लोग होटल वापस चले आते हैं। ली अपना काम कर रही है और जो यहाँ पर बैठा हुआ है। हम इनके तीसरे साथी को भी यहाँ पर देखते हैं जिसका नाम है सैमी। ये लोग जब आपस में बातें कर रहे होते हैं तब जो अपनी प्रेडिक्शन बताता है और कहता है कि 4 जून तक पश्चिमी फोर्सेस पहुंच जाएंगे वॉशिंगटन डीसी और शायद वो राष्ट्रपति को मार भी गिराए। पश्चिमी फोर्सेस बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। वो किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। उनके रास्ते में जो भी आएगा उसे मौत के घाट उतारते रहेंगे। सैमी को इन बातों पर भरोसा नहीं है। वो जो और ली से पूछता है कि आखिर तुम्हारी अगली प्लानिंग क्या है। तब जो कहता है कि हम लोग भी वॉशिंगटन डीसी जा रहे हैं। इन बातों को सुनते ही सैमी आश्चर्यचकित रह जाता है। कहता है कि ये आत्महत्या है। अगर तुम लोग वॉशिंगटन गए तब कभी भी जिंदा नहीं बचोगे। जो कहता है कि पिछले 14 महीने से किसी ने भी राष्ट्रपति का इंटरव्यू नहीं लिया है। मैं वो पहला शख्स होऊंगा जो 14 महीने के बाद उनका पहला इंटरव्यू लेगा और शायद आखिरी भी, क्योंकि एक बार पश्चिमी फोर्सेस वहाँ पर पहुंच गई तब शायद वो जिंदा भी ना बचे। इन बातों को थोड़ी देर सुनने के बाद सैमी कहता है मैंने भी इस बारे में सोचा था और मैं बहुत समय से प्लानिंग भी कर रहा था वहाँ तक जाने की। मेरे पास एक सेफेस्ट रूट है। अगर वहाँ से हम लोग चलें तब सुरक्षित वहाँ पर पहुँच सकते हैं। इन बातों को सुनने के बाद ये दोनों दंग रह जाते हैं जब इन्हें एहसास होता है कि सैमी भी इनके साथ जाना चाहता है। ली इस चीज के खिलाफ है। वो नहीं चाहती कि वो अपने साथ एक बूढ़े आदमी को लेकर के जाए क्योंकि ये सफर बहुत ही खतरनाक है। वहाँ पर कुछ भी हो सकता है। मगर सैमी कहता है कि वो सच में जाना चाहता है। ली इन बातों को पचा नहीं पाती। वो कहती है मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। जैसे ही वो गुजरती है आगे से, रिसेप्शन वाले उसे बताते हैं कि आपको सीढ़ियाँ लेकर के जाना पड़ेगा 10वें माले तक। तब ली जाने लगती है। इसी बीच हम देखते हैं कि जेसी भी यहाँ पर आ चुकी है। वो ली को उसका जैकेट वापस दे दी है। ली समझ जाती है कि जेसी यहाँ पर क्यों आई है। वो ली के साथ काम करना चाहती है, एक बेहतरीन वॉर फोटोग्राफर बनने के लिए। ली जेसी को समझाती है कि ये काम बहुत मुश्किल है, तुम कुछ और कर लो। वॉर फोटोग्राफर बनना रोज मौत को दावत देने के बराबर है। जेसी कहती है कि उसे डर नहीं लगता। वो भी एक बढ़िया वॉर फोटोग्राफर बनना चाहती है ली की तरह। वो ली को कहती है कि आप मेरी हीरो हैं। लेकिन ली इन सारी बातों को इग्नोर कर देती है। कहती है मुझे सीढ़ियाँ लेकर के ऊपर जाना है, मैं निकल रही हूँ। वो चली आती है ऊपर आने के बाद जब वो बाथटब में होती है तब उसे आज का पूरा नजारा याद आता है कि आज उसने क्या देखा था और उसके साथ क्या हुआ। उसे उन मासूम लोगों की आंखें याद है जिनके आंखों में उम्मीदें थी जीने की, मगर एक ही झटके में उनकी सारी उम्मीदें मौत में बदल गई। ली को ये सारी चीजें परेशान करती हैं। वो रात में सो नहीं पाती। सुबह होते ही वो वापस आती है अपने सफर की शुरुआत करने के लिए। जैसे ही उसकी गाड़ी में नजर पड़ती है, वो देखती है कि जेसी अंदर ही बैठी हुई है। वो समझ जाती है कि उसने जो से परमिशन ली है और जो ने उसे मना नहीं किया। ली जो को कहती है कि तुम ये नहीं कर सकते। वो एक छोटी सी बच्ची है, हम उसे अपने साथ लेकर के नहीं
जा सकती इस खतरनाक मिशन जो कहता है कि हमारे साथ एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ है, वो लड़की उससे ज्यादा फिट है और इस बात को मत भूलो, तुम भी उसी की उम्र की थी जब तुमने वॉर फोटोग्राफी करना शुरू किया था। कहीं ना कहीं से तो सबको शुरुआत करनी होती है और जेसी के लिए बिल्कुल सही वक्त है शुरुआत करने के लिए। अब ये सारे लोग आकर के कार में बैठ जाते हैं। तब ली बात करती है जेसी से, कहती है कि मैं तुम्हें अपने साथ लेकर के चलूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम वॉशिंगटन नहीं जा रही, हम तुम्हें रास्ते में उतार देंगे। जेसी मान जाती है। ये लोग चलना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर ड्राइव करने के बाद ये लोग पहुंचते हैं फ्यूल पंप पे फ्यूल लेने के लिए। इन्हें यहाँ पर कुछ हथियार बंद लोग नजर आते हैं। ली समझ जाती है कि ये लोग इतनी आसानी से इन्हें फ्यूल नहीं लेने देंगे। तब वो 300 कैनेडियन डॉलर्स देती है इन्हें और बदले में वो लोग फुल टैंक फ्यूल दे देते हैं। जेसी पीछे जाने लगती है वॉशरूम की तरफ। पीछे जाने के बाद वो दंग रह जाती है। यहाँ पर 2 आदमियों को मारने के बाद लटका दिया गया है। वो सुन पड़ जाती है। तभी एक आदमी आता है उसके पीछे और जेसी को डराने के लिए कहानियां सुनाने लगता है कि कैसे उसने इन लोगों को मारा और कैसे लटकाया। अब जेसी की हालत बहुत खराब है। ली ने भी इन चीजों को देख लिया था। वो भी चली आती है जेसी के पास। अब यहाँ पे काम खराब होता। उससे पहले वो इस आदमी को कहती है कि दोनों लाशों के बीच में तुम खड़े क्यों नहीं हो जाते, मैं तुम्हारी अच्छी तस्वीर खींचती हूँ। तब वो आदमी चला जाता है। ली फोटो खींचती है और जेसी को लेकर के वापस चली आती है कार में। जेसी अब बहुत ही ज्यादा डरी हुई है। वो कहती है कि मैं इतनी डरी हुई थी कि मैं गाड़ी में ही अपने कैमरे को भूल गई। ली कहती है कि ये बहुत छोटी दिक्कत है, हम जिस दिक्कत में जा रहे हैं उसके सामने ये दिक्कत कुछ भी नहीं है। इस बात को याद रखना कि तुम अपनी मर्जी से यहाँ पर आई हो। ये सफर बहुत ही खतरनाक होने वाला है। थोड़ी देर और ड्राइव करने के बाद ये लोग पहुंचते हैं एक और जगह पे। तब ली जेसी को कहती है कि वो तस्वीरें खींचे। यहीं पर एक हेलीकॉप्टर है जो हाल ही में क्रैश हुआ है। जेसी तस्वीरें लेना शुरू कर देती है। ली देखती है कि जेसी जिस कैमरे का इस्तेमाल कर रही है वो कैमरा उसके पिता का है। थोड़ी देर तस्वीरें लेने के बाद जेसी ली को कहती है कि आप मुझसे इतना नाराज क्यों रहती हैं। ली कहती है मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, तुम्हारे डिसीजन से नाराज हूँ। तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। मैं जानती हूँ कि यहाँ पर अगर तुम किसी बड़ी दिक्कत में फंस गई तब शायद मैं तुम्हें बचा ना पाऊँ। जेसी कहती है कि मुझे पता है। अब ये लोग वापस चले आते हैं। रात में आने के बाद सैमी और ली बातें कर रहे होते हैं। तब हमें ली के बारे में पता लगता है कि वो और फोटोग्राफर क्यों बनी थी। उसका मकसद था कि अगर ये तस्वीरें पूरी दुनिया में जाएंगी तब लोगों को पता लगेगा कि आखिर यहाँ के कुछ इंसानों के साथ क्या हो रहा है। तब कहीं सारे लोग आगे आए और हमेशा के लिए युद्ध को रोक दे। और ली के अंदर अभी भी ये उम्मीद है, इसीलिए वो फोटोज खींच रही है ताकि हर जगह ये फोटोज जाए और इस युद्ध को रोक दिया जाए। सैमी भी यहाँ पर ली से कहता है कि आखिर तुम उस बच्ची से नाराज क्यों रहती हो? तुम जब उससे छोटी थी तब से तुम वॉर फोटोग्राफी कर रही, वो तो तुमसे बड़ी है, फिर भी तुम उस पर गुस्सा क्यों हो? ली के पास इन बातों का कोई जवाब नहीं होता। तभी यहाँ पर जो आता है और कहता है कि ये गोलियां रात भर चलने वाली है और ये गोलियां ऐसे ही चलती रहे, ये बंद नहीं होने वाली। जो की नजर पड़ती है जेसी पे। जेसी सो नहीं रही है। जो कहता है कि अगर तुम्हें डर लगे तो मैं बगल में ही हूँ, मुझे उठा देना। सुबह होते ही इनकी मुलाकात होती है WF के सिपाहियों से। ये लोग उनके साथ आगे बढ़ने लगते हैं। आगे इनका मुकाबला होता है अमेरिकन मिलिट्री से जो WF के सिपाहियों से लड़ रहे हैं। बहुत देर तक यहाँ पर गोलीबारी होती रहती है। जेसी सारी चीजों की तस्वीरें लेने लगती है। ये लड़ाई बहुत ही भयानक है। WF वाले भारी पड़ते हैं अमेरिकन मिलिट्री पे। वो सबको मार गिराते हैं। अंत में सिर्फ 3 ही सिपाही जिंदा बचते हैं। तब उन तीनों को बंधक बना लिया जाता है और ये लोग दोबारा आगे बढ़ने लगते हैं। जेसी अभी भी तस्वीरें ले रही है। जब ये लोग आगे बढ़ते हैं तब पहुंचते हैं गाँव में। सबको खाना दिया जाता है। सब खाना खा रहे होते हैं। तब ली आती है जेसी के पास और उससे बात करने की कोशिश करती है। जेसी ली से पूछती है कि आप कितने साल की थी जब आपने फोटोग्राफी शुरू किया था? ली हंसती है और कहती है कि तुम्हें अपने हीरो के बारे में कुछ भी नहीं पता। ये दोनों ऐसे ही बातें करते रहते हैं। थोड़ी देर के बाद जेसी कहती है कि मैं सबसे कम उम्र की फोटोग्राफर बनना चाहती हूँ और जर्नलिस्ट भी। इतना कहने के बाद वो पूछती है ली के माता पिता के बारे में। वो कहती है कि वो लोग टेक्सास में हैं और ऐसे प्रिटेंड करते हैं जैसे कि यहाँ पर कभी युद्ध ही नहीं हुआ और ना ही कुछ हो रहा है। वो आराम से अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। जेसी कहती है कि मेरे माता पिता भी ऐसे ही हैं। वो कोलोराडो में हैं और वो भी ऐसा ही प्रिटेंड कर रहे हैं। पूरे रात ऐसे ही ये लोग कैंप के साथ समय बिताते हैं और सुबह सुबह आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। इनका अगला स्टॉपेज होता है एक टाउन जहाँ के लोग बहुत खुश हैं। यहाँ पर सबको देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि कहीं भी युद्ध नहीं हो रहा। सारी चीजें यहाँ पर नॉर्मल है जैसे पहले हुआ करती थी। इन चीजों को देखने के बाद जो कहता है कि ऐसा लग रहा है मैंने टाइम ट्रैवल किया है। ये लोग सारी दुकानों में घूमने लगते हैं। सब लोग जाते हैं एक बुटीक के अंदर। तब जेसी एक ड्रेस चुनती है और उसे देती है ली को और कहती है आप इसे ट्राई करो, ये मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है। ली भी इस ड्रेस को पहन लेती है। तब जेसी उसकी तस्वीरें लेती है और तारीफ करना शुरू कर देती है ली की। तभी जो आकर के जेसी को कहता है कि क्या तुम मेरी भी तस्वीरें लोगी? जेसी मना कर देती है। सारे लोग हंसने लगते हैं। ली जैसे ही बाहर आती है सैमी कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ, जेसी ने तुम्हारे लिए ड्रेस खरीदा। ली कहती है आखिर इस टाउन में इतनी शांति कैसे है? इन लोगों को पता नहीं क्या कि बाहर वॉर चल रहा है? सैमी कहता है कि यहाँ के लोगों को सारी न्यूज से दूर रखा जाता है कि किसी को कुछ पता ना लगे। अगर तुम ध्यान से देखो तब तुम्हें पता लगेगा सारी छतों पे लोग हैं जिनके हाथों में हथियार है। युद्ध से कोई भी जगह नहीं बचा। ये लोग अब यहाँ से भी निकल पड़ते हैं। थोड़ी दूरी पर आने के बाद इन्हें रास्ते में बहुत सारी लाशें नजर आती हैं। ली फिर से तस्वीरें लेना शुरू कर देती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद एक स्नाइपर इन पर गोलियां चलाता है। तब ये लोग जाकर के छुप जाते हैं कार के पीछे और धीरे धीरे करके बाहर
आते हैं। इनके पास 2 और स्नाइपर है। ये लोग जाकर के पूछते हैं कि आखिर क्या हो रहा है, तुम्हारे दुश्मन स्नाइपर कौन है। ये दोनों कहते हैं कि हमें नहीं पता, बस वो हमें मारना चाहते हैं, इसलिए हम भी उन्हें मार रहे हैं। जब तक हम उन्हें नहीं मारेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते। ली की टीम भी जानती है ये लोग भी आगे नहीं बढ़ सकते जब तक इन स्नाइपर्स को मार नहीं दिया जाता। ये सारे लोग यहाँ पर सो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद वो स्नाइपर्स भी मारे जाते हैं। तब ये दोबारा चलने लगते हैं। जो अब कार चला रहा है धीरे धीरे करके वो सबको सोने के लिए कहता है ताकि सारे लोग आराम करें। सब सो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद ली की आंख खुलती है। वो देखती है कि कोई गाड़ी उनका पीछा कर रही है। तो वो सैमी से कहती है कि हमें क्या करना चाहिए। सैमी कहता है कि हम इनसे भाग नहीं सकते, तो भलाई इसी में है कि हम अपनी कार को स्लो कर दें ताकि वो हमारे पास आए और हमें पता लग सके कि वो चाहते क्या है। तब ये लोग धीरे धीरे करके अपनी गाड़ी को स्लो करने लगते हैं। दूसरी गाड़ी जब बगल में आती है तब ये सारे लोग खुश हो जाते हैं क्योंकि दूसरी गाड़ी में इनका साथी टोनी है। ली कहती है कि हम में से किसी ने तुम लोगों को बताया तो था नहीं कि हम वाशिंगटन जा रहे हैं, तुम लोगों को पता कैसे लगा। टोनी कहता है कि जो बहुत ही ज्यादा नशे में था उसने सब कुछ उगल दिया। अब सारे लोग हंसना शुरू कर देते हैं। टोनी बहुत ही जोश में है। वो चलती गाड़ी से एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी में चला आता है। इस चीज को देखने के बाद जेसी भी चली जाती है दूसरी कार में, लेकिन धीरे धीरे करके टोनी की कार गायब हो जाती है। ली अब पैनिक कर रही है। वो वाकई में जेसी की परवाह करती है। वो नहीं चाहती कि जेसी के साथ कुछ भी गलत हो। ये लोग उनकी गाड़ी का पीछा करना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर के बाद ये लोग देखते हैं कि उनकी गाड़ी एक गांव में रुकी हुई है। तब ये लोग कार से बाहर आते हैं। इन्हें बहुत सारे सिपाही नजर आते हैं और बगल में बहुत सारी लाशें हैं। तभी इनकी नजर पड़ती है जेसी पे। जेसी को सिपाहियों ने बंधक बना करके रखा है और इनके एक और साथी को जिसका नाम है बोहा है। अब ये लोग इन दोनों को भी मारने वाले हैं। ली पैनिक करने लगती है और कहती है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए। सैमी कहता है हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सिपाही कभी भी सबूत नहीं छोड़ते, वो हमें भी मार देंगे। लेकिन ली नहीं मानती। तब जो भी उसके साथ जाता है वो लोग इन्हें गोली मारने ही वाले होते हैं। उससे पहले जो आकर के कहता है कि हम सारे अमेरिकन हैं और हम जर्नलिस्ट हैं, तुम लोगों को शायद गलतफहमी हुई है, ये यहाँ के आम लोग नहीं है, तो इन्हें छोड़ दो। यहाँ का सिपाही गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम मुझे बेवकूफ समझते हो, ये लड़की अमेरिकन हो सकती है लेकिन ये आदमी नहीं, क्योंकि बोहा हांगकांग से है। वो जो से पूछता है कि क्या ये आदमी अमेरिकन है, जो कहता है कि हाँ। तब वो गुस्से में गोली मार देता है बोहा को। फिर आगे बढ़ता है और टोनी की तरफ बंदूक तान करके कहता है तुम कहाँ से हो। टोनी कहता है हांगकांग से। तब वो उसे भी गोली मार देता है। अब इन सारे लोगों को समझ में आ चुका है कि ये लोग भी मरने वाले हैं। जैसे ही वो आदमी बंदूक उठाता है इन्हें गोली मारने के लिए, हम सैमी को देखते हैं जो कार तेजी में ला करके उसे ठोक देता है और सबको कहता है कि अंदर बैठो। सब अंदर बैठ जाते हैं और ये लोग भागना शुरू कर देते हैं। थोड़ी दूरी पर आने के बाद सैमी कार रोकता है और कहता है मुझे गोली लगी है। तब ये लोग सैमी को पीछे बैठा देते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। धीरे धीरे अब सैमी की हालत खराब होती जा रही है जो गाड़ी चला रहा है। थोड़ी देर के बाद ये लोग पहुंच जाते हैं बेस पर, लेकिन सैमी की मौत हो चुकी है। बाकी सारे लोगों के साथ उसे भी दफना दिया जाता है जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। इनके कुछ साथी भी यहाँ पर मिलते हैं जो इन्हें बताते हैं कि पश्चिमी सेना आज पहुंच जाएगी वाशिंगटन राष्ट्रपति को मारने के लिए। तब जो और भी फ्रस्ट्रेट हो जाता है और कहता है हम लोग लेट हो गए और सैमी की कुर्बानी भी बेकार चली गई। दूसरी तरफ हम देखते हैं जेसी को जो उदास बैठी हुई है। ली उसके पास आती है और कहती है कि सैमी की मौत से सारे उदास हैं। तुमने उसके साथ बहुत कम समय बिताया है, फिर भी तुम उसके लिए इतनी दुखी हो। वो बहुत ही अच्छा इंसान था, सारे उसे चाहते थे। दूसरी तरफ जो देखता है कि पश्चिमी सेना धीरे धीरे वाशिंगटन की तरफ आगे बढ़ रही है। वो जानता है कि अगर इन्हें तस्वीरें लेनी है तब इन्हें पश्चिमी सेना के साथ ही जाना पड़ेगा। पश्चिमी सेना इन पर हमला नहीं करेगी, ये लोग उनके साथ जा सकते हैं। वो वापस आता है ली के पास। तब देखता है कि ली सैमी के खून को साफ कर रही है सीट से। ये लोग गाड़ी के अंदर बैठते हैं और निकल पड़ते हैं। जेसी अभी भी खोई हुई है। रात होते होते ये लोग पहुंच जाते हैं वाशिंगटन और लड़ाई की शुरुआत हो जाती है। ये लोग पश्चिमी सेना के साथ ही हैं। जब लड़ाई होती है तब ली सारी चीजों की तस्वीरें ले रही होती है। वो देखती है कि जो भी डरा हुआ है, ये सारे लोग डरे हुए हैं मगर फिर भी तस्वीरें ले रहे हैं। और पश्चिमी सेना का अगला निशाना है व्हाइट हाउस का गेट। वो लोग अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं कि कैसे भी सबसे पहले गेट को तोड़े। अब ये लोग हेलीकॉप्टर से भी हमला कर रहे हैं। ये लड़ाई बढ़ती चली जाती है। चारों तरफ कियोस्क का माहौल है। थोड़ी देर के बाद एक कार बाहर आती है जिसमें लोग बैठ करके भागना शुरू कर देते हैं। सारे सिपाही कहते हैं कि राष्ट्रपति इसी में है, उसे पकड़ो। ये लोग कार में टक्कर मारते हैं और गोलियों से पूरी कार को भूनना शुरू कर देते हैं। जेसी भी उधर ही जा रही है। तब ली उसे रोकती है और कहती है कि उसके अंदर राष्ट्रपति नहीं होगा, हमें अंदर चलना चाहिए। ये तीनों अब चले आते हैं व्हाइट हाउस के अंदर। अंदर आने के बाद ये लोग देखते हैं कि चारों तरफ सन्नाटा है और अंदर कोई भी नहीं है। धीरे धीरे ऐसे ही ये लोग आगे बढ़ते रहते हैं। तभी पश्चिमी सेना अंदर चली आती है। वो इन तीनों को कहते हैं कि तुम लोग पीछे रहो, आगे खतरा हो सकता है। ये लोग पीछे छुप जाते हैं। धीरे धीरे करके अब पूरी सेना आगे बढ़ रही है। तभी इनके सामने एक महिला आती है और कहती है कि मैं तुम लोगों के साथ समझौता करना चाहती हूँ, तुम्हें राष्ट्रपति को मारने की जरूरत नहीं है। वो जब इनके साथ ऐसे ही बातें करती रहती है तब सिपाही उसे ही मार गिराते हैं और ढूंढना शुरू कर देते हैं राष्ट्रपति को। उन्हें पता है कि जब तक राष्ट्रपति नहीं मरेगा ये लड़ाई कभी खत्म नहीं हो सकती। सिपाही ऐसे ही आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी हम राष्ट्रपति की सेना को देखते हैं। वो लोग अब इन पर अंधाधुंध गोलियां चला रहे हैं। चारों तरफ से गोलीबारी होने लगती है। जैसी आगे चली आती है तस्वीरें लेने के लिए, उसे एहसास भी नहीं होता कि सामने से गोलियां चल
चल रही है। ली देखती है कि अब जेसी को गोली लगने वाली है, तब वो उसे धक्का देकर के सामने खड़ी हो जाती है और सिपाही उसे छल्ली करके रख देते हैं। ली मर रही है। जेसी ना चाहते हुए भी उसकी तस्वीरें खींचती है। अब उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे, वो सुन्न पड़ चुकी है। तभी सारे सिपाही अंदर जा करके राष्ट्रपति को घसीटना शुरू कर देते हैं। सबने उसे घेर करके रखा है। अब वो लोग राष्ट्रपति को मारने वाले हैं। तभी जो आकर के सबको रोकता है और कहता है कि मुझे आखिरी सवाल पूछना है राष्ट्रपति से। वो कहता है कि आप क्या कहना चाहेंगे। राष्ट्रपति कहता है कि मुझे बचा लो। इस बात को सुनते ही सिपाही उसे गोलियों से छल्ली कर देते हैं और जैसी इन सारी चीजों की तस्वीरें लेती है और इसी के साथ ये फिल्म भी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।